गुड मॉर्निंग क्लास। चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों का जितना टॉपिक कंप्लीट हुआ था, ठीक है, हम लोगों ने लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए तक का जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ फिनोमिना है जो डीएनए से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उन फिनोमिना को या उनको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला फिनोमिना या सबसे पहला जो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक आता है, दैट इज डीनेचरेशन एंड रीनेचरेशन। दो टर्म्स है, ठीक है, एक है डीनेचरेशन और दूसरा है रीनेचरेशन, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या है? जनरली क्या होता है कि अगर डीएनए को, ठीक है, अगर डीएनए को हम लोग हाई टेम्परेचर से या स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या एल्कलीज होते हैं, उनसे अगर हम लोग डीएनए को एक्सपोज करते हैं तो डीएनए की टेंडेंसी होती है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, एक सेंस स्ट्रैंड होता है, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, ठीक है, तो डीएनए की टेंडेंसी होती है कि हाई टेम्परेचर पे या एसिड या एल्कली पे जैसे ही एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इस फिनोमिना को या इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीनेचरेशन, ठीक है। इस फिनोमिना को या इस फीचर को हम लोग कहते हैं डीनेचरेशन, ठीक है। तो डीनेचरेशन होता क्यों है? क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर है, एसिड या एल्कली से अगर एक्सपोजर मिलता है डीएनए को, तो डीएनए के अंदर जो डबल हेलिक्स के अंदर आपके नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अगर ब्रेक हो जाती है तब डीनेचरेशन होता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे जाकर के जनरली, एग्जांपल दे रही हूँ, हाई टेम्परेचर पे जाके जनरली क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो दोनों ही जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक फंडा है। क्या फंडा है? कि जो ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, वो जल्दी टूटता है क्योंकि दो ही बॉन्ड है, ठीक है, और जी और सी के बीच में जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो देरी से टूटता है क्योंकि 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो ए और टी वाला जो रीजन होता है जहाँ पर डीनेचरेशन जल्दी होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड्स जल्दी टूटते हैं, उस एरिया को या उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं फास्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फास्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। और जहाँ पर जी और सी होता है, जहाँ पे डीनेचरेशन धीरे होता है, आराम से होता है, उसको हम लोग कहते हैं लो मेल्टिंग एरिया, ठीक है। तो जहाँ पे डीनेचरेशन जल्दी हो रहा है वो फास्ट मेल्टिंग पॉइंट, और जहाँ पे डीनेचरेशन धीरे हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? लो मेल्टिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब डीनेचरेशन के बाद में क्या आता है? रीनेचरेशन, ठीक है। तो जब कभी, जैसे एग्जांपल वाइज हमने ले लिया कि ज़्यादा टेम्परेचर पे आकर के अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है, ठीक है, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तब डीनेचरेशन हुआ, और जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वापस नॉर्मल के तरफ, रूम टेम्परेचर के तरफ आता है, वैसे वैसे ही डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो आपस में दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो जब टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आता है, रूम टेम्परेचर की तरफ आता है, तो वैसे वैसे जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके वापस एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं। इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रीनेचरेशन, ठीक है। तो नेचरेशन का मतलब क्या है? नेचरेशन का मतलब क्या है? कि नेचुरली जैसा रहता है वैसा रहना, ठीक है। तो नेचरेशन जब ब्रेक हो रहा है तो उसको हम लोग कह रहे हैं डीनेचरेशन, ठीक है। और वही नेचुरेशन यानी कि नेचुरली जैसा डीएनए होता है वो वापस से उसी पोजीशन में लौट रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कह देते हैं रीनेचरेशन, ठीक है। तो डीनेचरेशन के लिए टेम्परेचर क्या होता है? 72 डिग्री सी का जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे डीएनए जनरली डीनेचर होता है,
ठीक है। 72 डिग्री सी के टेम्परेचर पे डीएनए जनरली डीनेचर होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर वापस रूम टेम्परेचर की तरफ आते जाता है तो अबाउट आपका 40 डिग्रीज या 35-37 डिग्री के आसपास आते आते तक डीएनए के अंदर वापस से रीनेचरेशन भी हो जाता है, ठीक है। अब ये फिनोमिना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, डीनेचरेशन और रीनेचरेशन? ये फिनोमिना इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी फिनोमिना के बेसिस पे जो है प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाता है, ठीक है। इसी फिनोमिना के बेसिस पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने तुम लोगों को एंटीसेंस और सेंस स्ट्रैंड बताया था, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? एंटीसेंस वाला होता है, ठीक है। और सेंस स्ट्रैंड जो है वो नॉन कोडिंग होता है, ठीक है। तो जब तक एंटीसेंस और सेंस जो है एक दूसरे से अलग नहीं होगा, ठीक है, तब तक प्रोटीन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, या मतलब ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है आरएनए बनने का, या उसके आगे ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए डीनेचरेशन और रीनेचरेशन इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि डीएनए पर जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर होती है। ठीक है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर कैसे स्टोर होती है, ठीक है। सपोज अब हम लोग मान लेते हैं कि ये एक डीएनए का हेलिक्स है, ठीक है। इसमें एक सेंस स्ट्रैंड है और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड है, ठीक है। तो हम लोगों के काम का क्या है? हम लोगों के काम का है एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो अगर डीनेचरेशन हो गया, ठीक है, डीनेचरेशन होने के बाद में हमने एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है उसको सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है उसमें ऐसा नहीं है कि हर जगह हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो, ठीक है। जो एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है उस पे भी कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन होता है जहाँ पे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जैसे अगर हम लोग स्कूल की बात करें तो स्कूल में हर जगह क्लासरूम है, ऐसा तो नहीं है। बीच में स्टाफ रूम है, वॉशरूम भी है, कॉरिडोर है, कहीं ना कहीं सामने हॉल है, ठीक है, रिसेप्शन है। तो इस तरीके से जो है, जैसे स्कूल में हर जगह क्लासरूम नहीं होता, वैसे ही डीएनए के ऊपर भी हर जगह हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर्ड नहीं होती। सिर्फ कुछ पोर्शन होता है डीएनए के ऊपर जहाँ पर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी। तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डीएनए की जो पूरी लेंथ होती है, डीएनए की जो पूरी लंबाई होती है, उसको हम लोग कुछ कुछ पोर्शंस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये पोर्शंस होते क्या क्या हैं? एक होता है सिस्ट्रॉन, दूसरा होता है इंट्रॉन, ठीक है, फिर होता है ओपेरॉन, एंड देन वी आर हैविंग द म्यूटॉन, ठीक है। इस तरीके से पूरे डीएनए को हम लोग 4 पोर्शंस या 4 रीजन में डिवाइड करते हैं, सिस्ट्रॉन, इंट्रॉन, ओपेरॉन और म्यूटॉन, ठीक है। अब ये जो चारों रीजन्स हैं इनका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। सिस्ट्रॉन इज द कोडिंग रीजन, ओके, सिस्ट्रॉन इज द कोडिंग रीजन, ठीक है, जहाँ पर एक्चुअली हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है हमारी वो स्टोर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंट्रॉन पे, ठीक है। इंट्रॉन या ओपेरॉन या म्यूटॉन, ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन्स ही होते हैं, ठीक है। इंट्रॉन, ओपेरॉन और म्यूटॉन, ये तीनों क्या होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स ही होते हैं, लेकिन इनका भी अपना सर्टेन फंक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे कि इंट्रॉन है, ठीक है, इंट्रॉन क्या काम करता है? इंट्रॉन जो है 2 सिस्ट्रॉन्स के बीच में गैप प्रोवाइड करने का या स्पेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो बेसिकली इंट्रॉन भी नॉन कोडिंग ही है, लेकिन जस्ट टू प्रोवाइड द गैप, ठीक है, वो इंट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ओपेरॉन पे, ठीक है। ओपेरॉन जो है दिस इज नोन एज द ऑपरेटर जीन, ठीक है। ओपेरॉन इज नोन एज द ऑपरेटर जीन, ठीक है। अब जैसे फिर से एग्जांपल स्कूल का ही देती हूँ,
ठीक है। स्कूल में जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक क्या स्कूल ठीक से ऑपरेट कर पाएगा, काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल का रहना ज़रूरी है, वाइस प्रिंसिपल का, हेडमिस्ट्रेस का रहना ज़रूरी है, सपोर्टिंग स्टाफ का, टीचर्स का रहना सबका ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज स्कूल जो है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली किसी भी डीएनए के सेगमेंट के अंदर ये जो ओपेरॉन या ऑपरेटर जीन होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सही समय आने पर डीनेचरेशन को इनिशिएट करना, ठीक है। सही समय आने पर जो है आरएनए फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है यानी ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करना, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करना, ठीक है। या फिर अगर ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करना, उसको रेगुलेट करना। मतलब डीएनए से एसोसिएटेड जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे वो ट्रांसलेशन हो, हर प्रोसेस को ऑपरेट करने का काम, हर प्रोसेस को चलाने का काम कौन करेगा? ओपेरॉन ही करेगा, ठीक है। और अगर ओपेरॉन जो है वो काम ना करे तो ये सारे प्रोसेसेस का होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग स्विच चालू नहीं करेंगे तब तक लाइट या पंखा नहीं चलेगा। तो ओपेरॉन का काम क्या है? वो स्विच चालू करता है। ओपेरॉन जब तक स्विच चालू नहीं करेगा तब तक ना डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तब तक ना डीनेचरेशन होगा, तब तक ना ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना ट्रांसलेशन होगा। तो सबको कंट्रोल करने वाला, सबको ऑपरेट करने वाला कौन है? ओपेरॉन है, ठीक है। और लास्टली हम लोग आते हैं म्यूटॉन पे, ठीक है। तो म्यूटॉन जो है वो किसी भी डीएनए पे रहने वाला एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकता है जो कि उस डीएनए के अंदर म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। म्यूटॉन क्या है? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए के अंदर म्यूटेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगा तो वो कहाँ पर होगा? म्यूटॉन पर ही होगा, ठीक है। तो म्यूटॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूटेशंस। क्लियर? ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? ठीक है, इनका अरेंजमेंट ऐसा है कि भाई आगे सबसे पहले होता है, बीच में बेसिकली होता है सिस्ट्रॉन, ठीक है। सिस्ट्रॉन के पहले रहेगा इंट्रॉन और इंट्रॉन से भी आगे प्रेजेंट रहेगा आपका ओपेरॉन, ठीक है। और म्यूटॉन जो है इन्हीं के बीच में कहीं एडजस्ट होगा। मतलब म्यूटॉन का कोई पर्टिकुलर लोकेशन या ऐसा कुछ नहीं रहता। म्यूटॉन जो है वो सिस्ट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, म्यूटॉन जो है वो ओपेरॉन के बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो म्यूटॉन को कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होता। बाकी ओपेरॉन, इंट्रॉन और सिस्ट्रॉन जो है दे आर ऑलवेज प्रेजेंट विद इन अ डीएनए सेगमेंट, ठीक है। अब एक और यहाँ पे चीज़ मैं ऐड कर सकती हूँ, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर डीएनए के ऊपर इंट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंट्रॉन नहीं भी होता है, ओपेरॉन के बाद डायरेक्ट सिस्ट्रॉन आ जाता है और अपना काम जो है वो तुरंत स्टार्ट करता है। इंट्रॉन का रहना कंपलसरी नहीं है, इंट्रॉन रहे तो भी ठीक और ना रहे तो भी ठीक, ठीक है। तो अगर किसी डीएनए सेगमेंट के अंदर सिस्ट्रॉन के साथ साथ इंट्रॉन भी प्रेजेंट है तो वैसे डीएनए को हम लोग बोलेंगे स्प्लिट जीन, या वैसे जीन को हम लोग कहेंगे स्प्लिट जीन, ठीक है। अगर सिस्ट्रॉन के साथ साथ इंट्रॉन भी प्रेजेंट है किसी डीएनए सेगमेंट के अंदर, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज द स्प्लिट जीन। ठीक है, क्लियर इतना? कुणाल को समझ आया? पक्का? अब नेक्स्ट फीचर के बारे में हम लोग देखते हैं डीएनए के, दैट इज रेपिटेटिव डीएनए।
ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज द रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है। अब रिपीटेटिव डीएनए होता क्या है? ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए जो है डीएनए का वो पोर्शन होता है जहाँ पे सर्टेन नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, डीएनए का ऐसा पोर्शन, ठीक है, डीएनए का ऐसा पोर्शन जहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं, ऐसे पोर्शन को हम लोग कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है। अब जैसे कि अभी हम लोग सिस्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो सिस्ट्रॉन जो है वो कैसे काम करता है? बेसिकली सिस्ट्रॉन को मैंने क्या बोला कि वो कोडिंग रीजन होता है, वहाँ पे अपना हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब अगर ये सिस्ट्रॉन है, इसको हम लोग सिस्ट्रॉन मान के चलते हैं, इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो लीनियर फैशन में अरेंज्ड होंगे। ठीक है तो डीएनए का ही पार्ट है ना, डीएनए का ही स्ट्रैंड है। ठीक है, अब इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो लीनियर फैशन में अरेंज्ड होंगे। ठीक है, इस तरीके से एक रैंडम सीक्वेंस जो है मैंने बना दिया है। ठीक है, अब ये जो पूरे नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस बना हुआ है किसी भी सिस्ट्रॉन के अंदर, तो ये आरएनए में या वो आरएनए आगे चल के प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होगा? बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से 3 नाइट्रोजनस बेसेस का एक ग्रुप बनता है। ठीक है, इस तरीके से 3 नाइट्रोजनस बेसेस का एक ग्रुप बनता है। ठीक है, अब ये जो एक ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोड। ठीक है, ये एक ग्रुप जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोड, या अगर मोर प्रॉपरली हम लोग बोले इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जेनेटिक कोड का काम क्या है? जेनेटिक कोड जो है बेसिकली करता क्या है, जैसे कि ये 3 नाइट्रोजनस बेसेस का एक कोड है, तो ये एक कोड किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोडिंग करेगा। ठीक है, मतलब अगर डीएनए के ऊपर ये कोड्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब इस डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है, तो वो आरएनए क्या होगा? इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, मतलब कि अगर इस तरीके से इसका आरएनए बन रहा है इस डीएनए का, तो इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो ए का हो गया टी, टी का हो गया ए, जी का हो गया सी, सी का हो गया जी। ठीक है, इस तरीके से ये जो डीएनए है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। ठीक है, अब इस आरएनए के ऊपर भी इस तरीके से कोड्स हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? ये डीएनए था, डीएनए से बना आरएनए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन से यानी कि इस आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, ठीक है, तो वो प्रोटीन कैसे बनेगा? आरएनए के ऊपर का उसने कोड नंबर 1 पढ़ा। ठीक है, तो ये कोड फर्स्ट जो है वो जिस किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करता है या जिस किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बिलोंग करता है, तो सबसे पहले वो अमीनो एसिड आकर के अटैच होगा। अब ये सेकेंड कोड है, तो इसका जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड होगा वो आके अटैच होगा।
थर्ड का अटैच होगा अमीनो एसिड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो आकर के क्या होंगे, अटैच होते जाएंगे। तो अब जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स अटैच हो गया तो ये क्या बन गया, आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। और यही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है आगे क्या होगा, मॉडिफाई होगा, उसकी पैकेजिंग होगी प्रॉपरली, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आगे चल के क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। डीएनए के ऊपर जो कोड है पहले वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट होगा, आरएनए में। फिर आरएनए के अंदर का जो कोड है उस कोड का जो रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड है, ठीक है, वो 1 बाय 1 अटैच होते जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, अब बहुत सारे अमीनो एसिड्स अटैच होके क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जब उसका बन जाएगा तब फिर वो आगे चल के क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डीएनए से लेकर के प्रोटीन तक चलता है। ठीक है, अब इसमें रिपीटेटिव डीएनए कहाँ आया। ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए तब आता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो हो डीएनए में वो बार बार रिपीट होता जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे AAT है, अगर ये जो AAT है अगर ये बार बार इस तरीके से रिपीट हो, ठीक है, तो ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो बार बार जहाँ पर एक ही कोड या एक ही न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, अब अगर सेम तरीके का कोड अगर रिपीट हो रहा है तो सेम अमीनो एसिड भी आकर के पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या करते जाएगा, ज्वाइन करते जाएगा, अटैच होते जाएगा। क्लियर। ठीक है, समझ में आया कुणाल, जितेश। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, ठीक है, इसका लोकेशन क्या होता है। ठीक है, जब कभी भी हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस होता है वो जनरली जो टीलोमियर एरिया होता है, यानी कि जो एंड वाला, टिप्स वाला एरिया होता है, ठीक है, क्रोमोसोम का, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जनरली देखते हैं कि जो रिपीटेटिव डीएनए होता है वो इस तरीके से ऐसा छोटा नॉब के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और क्रोमोसोम के टीलोमेरिक एंड पर ज़्यादातर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर हम लोगों को कभी भी किसी भी क्रोमोसोम में देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर को जहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए जो है क्रोमोसोम के टीलोमेरिक एंड पर प्रेजेंट हो, नॉब के जैसा स्ट्रक्चर बनाए, इस तरीके के डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट। ठीक है, तो माइक्रो सैटेलाइट की लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 1 से 6 बेस पेयर। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट की लेंथ होती है 1 से 6 बेस पेयर और मिनी सैटेलाइट की लेंथ होती है 11 से 60 बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब क्या है, बेस पेयर का मतलब होगा ऐसा,
ठीक है, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस का जो पेयर है, इस तरीके के पेयर अगर 11 से 6 होंगे तब माइक्रोसैटेलाइट होगा, और इसी तरीके के पेयर अगर 1 से 6 अगर होगा तो माइक्रोसैटेलाइट, और इसी तरीके के पेयर अगर 11 से 60 होंगे तब क्या हो जाएगा, मिनी सैटेलाइट। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट रीजन होता है ना, ये बहुत हाइपर वेरिएबल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपर वेरिएबल होता है और हर इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मतलब अगर मेरे बॉडी के अंदर कहीं सैटेलाइट डीएनए है तो वो तुमसे सिमिलर नहीं होगा, तुम्हारे बॉडी में अगर कहीं सैटेलाइट डीएनए है तो वो तुमसे सिमिलर नहीं होगा। हर इंडिविजुअल के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिलती है, इसीलिए हम लोग सैटेलाइट डीएनए को क्या कहते हैं, हाइपर वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब ये बताओ, डालडा, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी क्या है? इधर से भी पढ़ेंगे एक जैसा है, उधर से भी पढ़ेंगे एक जैसा है। ठीक है, तो डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो डालडे जैसे होते हैं, इधर से उधर जाओ तो भी एक जैसे, उधर से इधर आओ तो भी एक जैसे। तो इस तरीके का जो डीएनए होता है, जो इधर से उधर या उधर से इधर दोनों तरफ से पढ़ो, तो अगर सिमिलर सीक्वेंस निकले, मात्रा को साथ लेके चलते हैं हम लोग अक्षर के, है ना, तो इस तरीके का जो डीएनए होता है, जो कि दोनों साइड से, जिसमें सीक्वेंस सिमिलर हो, डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जिसमें लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों तरफ से अगर देखें सीक्वेंस एक जैसा हो, सिमिलर हो, इस तरीके के डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, या फिर शॉर्ट में हम लोग इसको पैलिंड्रोम भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको पैलिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूं, है दोनों तरफ से सिमिलर AATTAA। ठीक है, तो इस तरीके के सीक्वेंस चाहे लेफ़्ट टू राइट पढ़ो चाहे राइट टू लेफ़्ट पढ़ो, दोनों ही तरफ से अगर सिमिलर हो, इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर पैलिंड्रोम हम इसको कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद लास्ट एक फीचर या लास्ट फिनोमिना जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट फिनोमिना जो है दैट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब डीएनए का कोई भी सीक्वेंस है या कोई भी स्ट्रक्चर है डीएनए का, ठीक है, अगर उस स्ट्रक्चर के बहुत सारे फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कोई डीएनए का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, अगर उसी स्ट्रक्चर के बहुत सारे वेरिएशंस या उसी स्ट्रक्चर के बहुत सारे फॉर्म्स अगर हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तब उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मॉर्फ का मतलब क्या है, मॉर्फ यानी कि मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जब पॉलीमॉर्फोलॉजी हम लोग कह रहे हैं कि मॉर्फोलॉजिकली बहुत सारे वेरिएशंस या मॉर्फोलॉजिकली हमको एक ही डीएनए की बहुत सारी वैरायटी देखने के लिए मिले, देन दैट फिनोमिना इज नोन एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। भूपेंद्र को नहीं समझ आया? अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि डीएनए का एक सीक्वेंस है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है या किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए का सीक्वेंस है ये XYZ प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है।
अगर ऐसे रहा तो भी XYZ ही बनाएगा, ठीक है। अगर ऐसे रहा तो भी XYZ प्रोटीन बनाएगा, ऐसे में भी वही प्रोटीन बनाएगा और ऐसे में भी वही प्रोटीन बनाएगा। इसी को हम लोग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, समझे। एक ही डीएनए के जब मल्टीपल फॉर्म्स हो लेकिन सारे फॉर्म्स एक ही एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो, देन दैट फिनोमिना इज नोन एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। समझ आया? एकता समझ आ गया है ना। तो अब ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये बेसिकली हमको किस में देखने के लिए मिलता है? बेसिकली रिपीटेटिव डीएनए में ही हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये हमको ये फिनोमिना बेसिकली रिपीटेटिव डीएनए में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से और क्लैरिफाई हो गया होगा, क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए क्या है, हाइपर वेरिएबल होता है, हर पर्सन में डिफरेंट रहता है, ठीक है। और रिपीटेटिव डीएनए जो है क्योंकि वो इतना छोटा होता है तो उसका कोड किया हुआ जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का साइज जो है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, काफ़ी छोटा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अगर वैसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करने वाला जो डीएनए है उसमें मॉर्फोलॉजिकली कोई चेंज भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो ज़्यादातर रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंस में ही हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, हो सकता है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे भी हो, ठीक है, हो सकता है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर भी हो या फिर एक बड़े सीक्वेंस के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है ये डिफ़र करता है, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल्स है लेकिन अभी उसमें हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये तुम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें बेसिकली पढ़ना है, तो इसको अभी हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब लास्टली हम लोग आते हैं डीएनए के फंक्शंस पर, ठीक है। डीएनए का क्या क्या फंक्शन होता है? डीएनए जो होता है सबसे पहला फंक्शन क्या होगा कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को पास करने का काम करता है। सबसे पहला फंक्शन डीएनए का है दैट इट कंट्रोल्स और इट पासेस ऑल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। द नेक्स्ट फंक्शन विल बी दैट डीएनए में जो रीशफलिंग होती है या जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, ये सब के वजह से न्यू वेरिएशंस जो हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं। तो उसको लिख सकते हो रीशफलिंग ऑफ डीएनए, रीशफलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, रीशफलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, reshuffling of DNA molecules during gamete formation and fertilization produces variations, produces variations, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन होगा डीएनए का म्यूटेशन, ठीक है। Sudden changes in DNA sequence may produce mutations. Sudden changes in DNA sequence may produce mutations. ठीक है। Next function of DNA will be that DNA can produce its carbon copies. DNA can produce its carbon copies and the process is known as replication. And the process is known as replication. ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन विल बी DNA will act as a template
DNA will act as a template for synthesis of DNA will act as a template for synthesis of different types of RNAs. For different types of RNAs. This process is called transcription. This process is called transcription. ठीक है. Next function of DNA will be that DNA controls the cellular metabolism. सेल के अंदर जो भी जोड़ तोड़ चल रहा है, जो कोई भी फंक्शन चल रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस चल रहे हैं, सबको कौन कंट्रोल करता है? DNA. ठीक है. तो DNA controls the cellular metabolism. ठीक है. And the next function would be growth and development. ठीक है. Growth and development and differentiation is all because of the regulatory mechanisms of the DNA. Growth, development and differentiation are all because of the regulatory mechanisms of the DNA. ठीक. mechanisms of DNA. ठीक है. क्लियर. चलो आज की क्लास हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसके बाद से हम लोगों को जो बड़ा टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा, उसको स्टार्ट करना है. ठीक है. तो सेंट्रल डॉगमा के लिए हम लोग थोड़ा सा, आप लोग के जो टेक्स्ट बुक में दिया है सेंट्रल डॉगमा का पोर्शन, उसको थोड़ा सा पढ़ के आना, और हम लोग नेक्स्ट क्लास से सेंट्रल डॉगमा को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आज की क्लास में कोई डाउट? समझ में आया सब कुछ अच्छे से?